नमस्कार साथियों, पीएसपी इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, इस लंबे समय के दौरान आपने फेस्टिवल का आनंद लिया होगा। दीपावली का जो उत्सव है वो आपके जीवन में उमंग और उत्साह के साथ साथ एक सकारात्मक दृष्टिकोण की अभिवृद्धि करता है और वही सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए सहायक सिद्ध होता है। इसी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में आप निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे, इसकी आशा है मुझे, क्योंकि फेस्टिवल के साथ साथ अब प्रतियोगी परीक्षाओं का जो दौर है वो भी चालू होने वाला है कुछ ही समय में। साथियों, एक बहुत ही लंबा गैप हो गया था हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के तहत और हम इस श्रृंखला को एक निरंतर रूप से जारी रख रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम एक नए चैप्टर के साथ में, एक नए अध्याय के साथ में, एक प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ में आपके साथ में जुड़े हैं, जिसका नाम है महाजनपद काल। साथियों, इससे पूर्व हमने वैदिक सभ्यता को 4 भागों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश की थी, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और इसके साथ साथ हमने इसके आर्थिक संगठन को जानने का प्रयास किया। वैदिक सभ्यता के पतन के बाद में भारतीय इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग कहते हैं महाजनपद काल। चूँकि मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक सभ्यता का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो राजनीतिक ढांचा है उसमें जो जन थे वो जन उत्तर वैदिक काल में जनपद में तब्दील हुए और उत्तर वैदिक काल के पतन के बाद वही जनपद महाजनपद में तब्दील हो गए। ठीक है, जो जन थे वो जनपद में तब्दील हुए और वो जनपद महाजनपद में तब्दील हो गए। और आप देखोगे कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार उन महाजनपदों की संख्या कुल कितनी थी? 16। तो इसके बारे में हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ में, बिल्कुल रिकैलकुलेशन पोटेंशियल के साथ में इसको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे साथियों। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं महाजनपद। महाजनपद काल। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम लोग इसके टाइम स्केल की थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। चूँकि आपको मालूम है कि इतिहास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से प्रमाणों सहित किया जाने वाला अध्ययन है, तो इसकी एक टाइम स्केल को देखते हैं। इसको तो टाइम स्केल में जब हम देखेंगे तो हम सबसे पहले पाषाण काल देखते हैं। पाषाण काल के बाद में फिर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बाद में हम लोग देखते हैं महाजनपद काल। तो इस टाइम स्केल को जरा समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम कर रही है और बीच में ऐसा कौन कौन सा गैप है और क्यों है, इसको भी हमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से यूँ समझ लो कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ही भाग माना जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं बीच में, है ना। टाइम स्केल को देखिए, ब्लॉक्स बना देते हैं इनके, ताकि हमको पता चलेगा। ये 4 ब्लॉक्स मैंने आपके सामने बनाए हैं, अलग 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 साइज, छोटी बड़ी हो सकती है नाम के हिसाब से। तो टाइम स्केल में आप देखोगे ये एकदम सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा। सबसे पहले जो काल आपके सामने आएगा इतिहास में, जहाँ से हम लोग कहते हैं कि इतिहास एक प्रॉपर रूप से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, हालांकि इससे पहले भी है लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं नव पाषाण
ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नवपाषाण काल, इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद में वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बाद में, वैदिक सभ्यता के दो भाग थे, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल के बाद में क्या हुआ, महाजनपद काल, महाजनपद काल, ठीक है। टाइम स्केल की बात करें तो इसका टाइम तो रहने देते हैं, यहां से शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रॉपर जो टाइम, एग्जैक्ट जो टाइम है हमारे पास में वो यहीं से उपलब्ध होना हमारे पास में शुरू होता है। तो इसमें देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो यूनिवर्सल टाइम है वो यूनिवर्सल टाइम 2300 से 1750 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का जो समय है वो है 1500 से 600 ईसा पूर्व, और महाजनपद काल का जो समय है वो है 600 से 400 ईसा पूर्व, है ना। ये टाइम स्केल है। इसके बाद में ऐतिहासिक साम्राज्य की क्या हो जाती है शुरुआत, नवपाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग 2300 से 1750। आप देखोगे 1750 के बाद में डायरेक्ट 1500 से इसका समय जो है वो शुरू हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता के मध्य, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के बीच में आप देखोगे तो लगभग 250 वर्ष का जो इतिहास है वो हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। मतलब 250 सालों का जो इतिहास है, इसके बारे में इतिहासकारों और पुरातत्वविद जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनके पास में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस बात को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि आप देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक यूं कह सकते हैं कि अपन शहरीकरण की जो प्रमाण है, अर्बनाइजेशन के जो प्रमाण है वो वहां से प्राप्त होते हैं। लेकिन वही 250 साल तक का हमारे पास में इतिहास उपलब्ध नहीं है। और 250 वर्षों के बाद में आप देखोगे 1500 के बाद में आपको वैदिक सिविलाइजेशन दिखेगी, और वैदिक सिविलाइजेशन इज द रूरल सिविलाइजेशन, एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति है। यहाँ से हमको जितने भी अवशेष मिले हैं उनसे हमें केवल और केवल ग्रामीण संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच में 1750 और 1500 के बीच में जो 250 वर्ष का इतिहास हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, इसकी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता, और 600 से 400 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल का समय माना जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा वैदिक सभ्यता के हमने दो भाग देखे थे, पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। दोनों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कल्चरल सभी भिन्नताओं को देखते हुए हमने इसके क्या कर दिए थे, दो भाग कर दिए थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। हम अब ये तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया, टाइम स्केल देखिए, महाजनपद काल कब से शुरू हो रहा है और कौन सा टाइम ड्यूरेशन है जिसके बीच में महाजनपद काल जो है वो शुरू माना जाता है, ठीक है। अब हमको समझना है कि महाजनपद काल किसे कहा जाएगा, ठीक है। साथियों, उत्तर वैदिक काल में जब जनपद महाजनपद में तब्दील हुए तो ऐसा क्या कारण था कि जो छोटे छोटे जनपद थे वो बड़े बड़े महाजनपदों में तब्दील हुए। ऐसा क्या स्पेसिफिक कारण माना जाता है कि ये जो जनपद थे वो बड़े बड़े महाजनपदों में तब्दील हो गए। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे विकास होगा। आप देखोगे हमारे भारत की मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखोगे तो आप देखोगे कि जो पुराने समय में जो चला आ रहा था वो अब नहीं हो रहा है ना। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे विकास होगा। जो काम सिंधु घाटी में हुआ वो वैदिक सभ्यता में नहीं हुआ, जो वैदिक सभ्यता में नहीं हुआ वो महाजनपद काल में नहीं होगा। लेकिन जो विकास पूर्व वैदिक काल में था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ, जो उत्तर वैदिक काल में नहीं था वो महाजनपद काल में हुआ। तो इस तरीके से विकास जो है वो बढ़ता रहेगा। आप भी देखिएगा धीरे धीरे पहले साइकिल का आविष्कार हुआ, फिर मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ,
कार का आविष्कार हुआ, प्लेन का आविष्कार हुआ, है ना। अलग अलग धीरे धीरे हमने हमारी तकनीकी, हमारी टेक्नोलॉजी और इसके अलावा तकनीकी के संबंध में जितने भी आयाम थे उसके विकास के संबंध में एक सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित करते हुए हमने विकास को आगे की ओर बढ़ाया। ठीक है, तो इसी तरीके से विकास भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखिएगा तो उत्तर वैदिक काल में जो जन थे वो जनपद में तब्दील हो गए और ये जनपद जो थे वो महाजनपद में तब्दील हो गए। और यही महाजनपद क्यों तब्दील हुए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप देखोगे कि लोहे का जो उपयोग था, आयरन लोहे, उस लोहे के उपयोग में व्यापक स्तर पर उपयोग होने लगा, इसका व्यापक स्तर पर इसका उपयोग होने लगा। जब लोहे का उपयोग बढ़ेगा तो लोहे के औजार बनेंगे, लोहे के अगर औजार बनेंगे तो लोहे के हथियार भी बनेंगे, लोहे के हथियार बनेंगे तो सेना शक्तिशाली होगी, सेना अगर शक्तिशाली होगी तो साम्राज्य शक्तिशाली होगा, साम्राज्य शक्तिशाली होगा तो राजा शक्तिशाली होगा, अगर राजा शक्तिशाली होगा तो राजा दूसरे राज्यों के ऊपर अटैक करके उसको अपने नियंत्रण और अपने आधिपत्य में लेने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होगा तो उसका साम्राज्य और बड़ा होता जाएगा, साम्राज्य अगर उसका बहुत बड़ा हो गया तो वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। तो आप देखोगे कि महाजनपद काल के बाद में देश के अंदर चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा शुरू हो गई, राजाओं ने अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट कहना शुरू कर दिया। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि महाजनपद काल के दौरान लोहे के उपयोग के अंदर व्यापक मात्रा में, व्यापक स्तर में उपयोग होने लगा, व्यापक स्तर पर इसकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इससे लोहे के औजारों का निर्माण हुआ, लोहे के बने हुए उपकरणों का निर्माण हुआ। आप देखोगे एग्रीकल्चर जहाँ पर हो रही है, आप देखोगे सबसे पहले आप देखो साउथ नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत की तरफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी इक्विपमेंट थे, उपकरण थे, उन उपकरणों में लोहे से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो कृषि के अंदर भी डेवलपमेंट हुआ। अगर कृषि में डेवलपमेंट हुआ तो उनके पास में खाद्यान्न और जितने भी खाने लायक वस्तुएं हैं, जैसे आप देखोगे जितनी भी फसलें हैं उसके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, तो इससे आर्थिक विकास हुआ। सबसे बड़ा कारण आर्थिक विकास हुआ। इसके साथ साथ में लोहे के हथियारों का निर्माण हुआ, तो लोहे के हथियारों का निर्माण हुआ, सेना शक्तिशाली हुई। और मैं यूँ कह रहा हूँ कि किसी राज्य को शक्तिशाली होने के लिए या किसी राज्य को सुरक्षित और शक्तिशाली होने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होगी? एक तो मजबूत सेना और पैसा, फंड, अर्थव्यवस्था उसकी। तो ये दोनों चीजें जिस राज्य के पास में होगी, जिस साम्राज्य के पास में होगी, वो साम्राज्य माना जाएगा शक्तिशाली। इसलिए महाजनपद काल के दौरान यही देखने को मिलेगा। तो 3 स्पेसिफिक कारण अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान में रखिएगा। एक तो लोहे के उपयोग में वृद्धि होगी, दूसरा कृषि एवं कृषि संबंधी जितनी भी गतिविधियां थी उसमें लोहे की बनी हुई उपकरणों का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। और आप देखोगे कि भारत में पहली बार जो अर्बन सिविलाइजेशन के अवशेष मिले थे वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन दूसरी बार अर्बन सिविलाइजेशन के अवशेष हमको मिलते हैं महाजनपद काल के दौरान। इसीलिए महाजनपद काल को द्वितीय शहरीकरण के नाम से जाना जाता है, सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि आप देखोगे कि बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। मगध जैसे बड़े शहर, मगध साम्राज्य, मगध जो महाजनपद था उसमें पाटलिपुत्र जैसे बड़े शहर का नाम दिखता है हमको। पाटलिपुत्र के वैभवशाली सांस्कृतिक वैभव के हमारे बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सब का निर्माण क्यों हो रहा? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, राजगृह, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नगरों के हमको नाम दिख। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर विकास बहुत तेज गति के साथ में हुआ है। इसलिए महाजनपद काल को द्वितीय शहरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इसमें सभी महत्वपूर्ण बातों को एक बार हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, इसके बाद में हम लोग आगे की चर्चा जारी रखेंगे। ठीक है, तो महाजनपद काल किसे कहते हैं इसको देख लीजिएगा एक बार। महाजनपद काल किसे कहते हैं इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ लीजिएगा। वैदिक सभ्यता के पतन के बाद जिस काल का उदय हुआ वो काल क्या था? महाजनपद काल। लेकिन उसके उदय होने के पीछे जो स्पेसिफिक कारण है उनको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार।
महाजनपद काल के उदय के कारण, है ना। उदय के मतलब इस तरीके से ये इतिहासकार ऐसा मानते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्या इतिहासकार अपना तर्क दे रहे हैं। तो इसमें आप सबसे पहले जिस बात को मेंशन करेंगे वो है कि लोहे के उपयोग में व्यापक स्तर पर वृद्धि। लोहे के उपयोग में व्यापक स्तर पर लोहे के उपयोग में व्यापक स्तर पर वृद्धि, एक कारण तो ये, ठीक है। दूसरा कारण है कि कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यों में लोहे का उपयोग, ठीक है। एग्रीकल्चर का विकास होगा तो आर्थिक विकास भी बहुत तेज गति के साथ में होगा। तीसरा कारण जो है वो ये है कि लोहे से निर्मित हथियारों का प्रयोग। आप देखिएगा कि लोहे से बने हुए हथियारों का उपयोग किया जा रहा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर लोहे के हथियारों का उपयोग होगा तो वहां की सेना शक्तिशाली होगी, सेना शक्तिशाली होगा तो राज्य शक्तिशाली होगा, राज्य शक्तिशाली होगा तो राजा शक्तिशाली होगा। तो इस तरीके से साम्राज्य का विस्तार होगा और आप देखोगे बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण होगा, है ना। तो तीन कारण, और इसी कारण इन तीनों कारणों की वजह से इतिहासकार इसे द्वितीय शहरीकरण के नाम से भी जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, नोट में इस बात को मेंशन करना थोड़ा सा इधर, है ना। नोट में इस बात को मेंशन करिएगा, इतिहासकार क्या कहते हैं, या इसको एक स्पेसिफिक अलग से एक ब्लॉक बना करके लिख लीजिए। क्या कह रहे हैं, इसी कारण महाजनपद काल को द्वितीय शहरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण इसे द्वितीय शहरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मूल बातें थी महाजनपद काल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में जो मूल बातें थी, इसको हमने जब समझने का प्रयास किया। आपको ये समझ में आ गया होगा कि महाजनपद काल का समय क्या है, 600 से 400 ईसा पूर्व के बीच में महाजनपद काल का क्या है, हमारे पास में जानकारी उपलब्ध है। कहाँ से जानकारी मिलती है इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ से हमको इसकी जानकारी मिलती है, और उन ग्रंथों की किसके द्वारा रचना की गई थी इसे भी हम समझ लेंगे, ठीक है। कारण हमने समझ लिए कि क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो जनपद थे वो बड़े बड़े महाजनपदों में तब्दील हो गए, और इससे बड़े बड़े राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, इसको भी हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से ग्रंथ हैं जहाँ से हमको महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो एक छोटा सा हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा,
महाजनपद काल की जानकारी के स्रोत। बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो स्रोत हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन स्रोतों की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दो चार स्रोत हैं, दो चार ग्रंथ है जिसको हम लोग देखेंगे कौन कौन से ग्रंथ है ना। इसको इधर ले लेते हैं, महाजनपद काल की जानकारी के स्रोत। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो इसको भी हम लोग ब्लॉक्स के माध्यम से, तकनीकी है तो तकनीकी का प्रयोग करते हैं हम लोग, किस तरीके से है। ये 3 ब्लॉक्स मैंने इधर बनाए हैं। ठीक है, तो जानकारी के स्रोतों में सबसे पहले नंबर पर हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है एक संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था पाणिनि। ठीक है, क्या नाम था, पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है पाणिनि, और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है अष्टाध्यायी। कौन सा ग्रंथ है, अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, अष्टाध्यायी। ये संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान है, व्याकरण कहा जाता है इनको, है ना। आप देखोगे माहेश्वरी सूत्र वगैरह ये सब आप देखते होंगे, संस्कृत का आपने को इतना नॉलेज नहीं है पर फिर भी आपने सुना होगा इसके बारे में। तो इन्होंने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है, तो उसमें उन्होंने महाजनपद काल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि महाजनपद काल की दौरान महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 22। यानी कि इनके द्वारा कितने महाजनपदों की जानकारी दी गई, 22। और ध्यान में रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है ना, इंपोर्टेंट डाटा है, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया, तो कुल कितने, 22 महाजनपद। दूसरा जो ग्रंथ है वो है जैन ग्रंथ। कौन सा, इसको जरा अलग शाही में लिखेंगे। दूसरा कौन सा है, जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ में जिस ग्रंथ का नाम आता है वो है भगवती सूत्र। कौन सा है, भगवती सूत्र। ध्यान में रखिएगा, ये भगवती सूत्र जिसके द्वारा लिखा गया उस व्यक्ति का नाम है सुधर्मा स्वामी। क्या नाम है, महंत है ये सुधर्मा स्वामी। इनके द्वारा इस ग्रंथ की क्या की गई है, रचना। ध्यान में रखना, पाणिनि का अष्टाध्यायी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जैन ग्रंथ भगवती सूत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखिएगा, इसके लेखक का नाम ध्यान में रख सको तो रखना, वरना एक बात तो जरूर ध्यान में रखनी है कि महाजनपद काल की जानकारी के 2 महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर नाम कौन सा आएगा, भगवती सूत्र का नाम आएगा। और इसमें कुल 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। कितने महाजनपदों, 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। ये थोड़ा सा ब्लॉक बनाए हैं क्योंकि 2 है। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, बौद्ध ग्रंथ की। किसकी बात करेंगे, बौद्ध ग्रंथ की। बौद्ध ग्रंथों में सबसे पहले जो नाम आएगा, इधर देखिएगा, इसको बड़ा कर देते थोड़ा सा और। बौद्ध ग्रंथों में सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो है अंगुत्तर निकाय। सबसे पहले अंगुत्तर निकाय। ठीक है, स्टार मार्क लगा देना इसके ऊपर, 3 स्टार लगा देना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो है अंगुत्तर निकाय। अब अंगुत्तर निकाय और एक दूसरा है जिसका नाम है महावस्तु, है ना। अंगुत्तर निकाय की जो रचना है वो
किसके द्वारा की गई थी? महंत। किसके द्वारा की गई थी? महंत। इसको जरा इधर देख लीजिएगा, ग्रंथ महंत कोसलायन। ठीक है, भगवती सूत्र सुधर्मा स्वामी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान में रखिएगा, ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। किसका है? प्राकृत भाषा का। मैं ये जानकारी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर फिर भी ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि जितना डिटेल में जाओगे, जितना डीप जाओगे, उतना जा सकते हो। आप इतिहास को एक एनसाइक्लोपीडिया लेवल में भी अगर स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इधर देखिएगा, ये कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। और ये अंगुत्तर निकाय किसके द्वारा लिखा गया? महंत कोसलायन के द्वारा लिखा गया। और यहाँ पर भी 16 महाजनपद है ना, 16 महाजनपद की जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, इधर देखिएगा, इसके अलावा एक बौद्ध ग्रंथ और है जिसका नाम है महावस्तु। एक बौद्ध ग्रंथ दूसरा है जिसका नाम है महावस्तु, है ना। एक बौद्ध ग्रंथ दूसरा है जिसका नाम है महावस्तु। और ये जो है वो देख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर। तो ये एक संत हुआ करते थे, शाक्य मुनि। शाक्य मुनि, और ये शाक्य मुनि की क्या है? जीवनी। शाक्य मुनि की जीवनी। यहाँ पर ये चीजें हमने देखी, महाजनपद काल की जानकारी के स्रोत, और सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत थे वो हमने देखा पाणिनि का अष्टाध्यायी, जहाँ से 16 महाजनपदों की जानकारी है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जिसकी रचना सुधर्मा स्वामी के द्वारा की गई थी, प्राकृत भाषा का है, और 16 महाजनपदों की जानकारी है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महंत कोसलायन के द्वारा इसकी क्या की गई थी? रचना, और 16 महाजनपदों की जानकारी है। इसके अलावा महावस्तु, और इसकी जो है वो ये क्या है? शाक्य मुनि की जीवनी है, और यहाँ से भी हमको 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो महाजनपद काल के संबंध में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, इसकी जानकारी के स्रोतों के बारे में देखा। हम वो 16 महाजनपद देखेंगे, और उन 16 महाजनपदों का वर्तमान में जो स्थान है, वर्तमान में जो अवस्थिति है, एट प्रेजेंट टाइम, वह क्षेत्र कौन सा है, इसको भी हमको समझने की जानकारी, इसको भी हमको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं साथियों। यहाँ पर जो है वो 16 महाजनपदों के बारे में मैंने एक स्लाइड आपके सामने लगाया है। ठीक है, तो एक हेडिंग हम लोग डाल देते हैं पहले, है ना, एक ब्लॉक बना करके। सोलह जनपद एवं उनकी राजधानी ठीक है, राजधानी। और इसके साथ में कोष्टक में अपन ऐसे भी लिख देते हैं, वर्तमान अवस्थिति। ठीक है, वर्तमान अवस्थिति, है ना। वर्तमान अवस्थिति क्या है इसकी, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा प्रॉपर व्यवस्थित रहेगा तो हमको समझ में आएगा, है ना। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी एवं इसकी क्या है वर्तमान में जो अवस्थिति है वो हम लोग देखेंगे। इधर देख लीजिएगा एक क्रमबद्ध तरीके से। थोड़ा सा मैं स्लो बोलूंगा, चाहे आप मेंशन करना चाहे तो इसे मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले जिस महाजनपद का नाम आएगा वो है अंग, और इसकी राजधानी क्या है? चंपा। और वर्तमान में यह बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है। पूर्वी बिहार का जो क्षेत्र है
छठ पूजा आप लोगों ने अभी मनाई है, वहाँ पर बिहार का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है छठ पूजा। ये छठ पूजा वहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। तो बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है, वही क्षेत्र अंग जनपद के नाम से, अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता था। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट मैं लगाऊंगा वो जनपद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, मगध। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मगध का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर किया गया है, मगध का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर किया गया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया अथर्ववेद के अंतर्गत। अथर्ववेद में मगध का प्राचीनतम उल्लेख किया गया है। ठीक है, मगध का उदय भी आज हमको देखना है ना। तो मगध, इसकी राजधानी 3 थी, अलग अलग राज्यों के समय, अलग अलग राजाओं के समय इसकी राजधानी में परिवर्तन किया गया। इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम लोग मगध साम्राज्य के उदय के बारे में देखेंगे, तो हम पूरी तरीके से इसको डिटेल में देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं इसकी राजधानी कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले राजगृह, इसके बाद में वैशाली, इसके बाद में पाटलिपुत्र, है ना। ये वर्तमान में बिहार के पटना और गया के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार के पटना और गया के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। और ये दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है। 16 महाजनपदों में सर्वशक्तिशाली महाजनपद माना जाएगा। 16 महाजनपदों में सर्वशक्तिशाली महाजनपद कौन सा माना जाएगा? मगध महाजनपद माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, और आधुनिक बनारस के आसपास का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है। इसके बाद में वत्स, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। इलाहाबाद, प्रयागराज, हाल पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अभी इसका नाम प्रयागराज है, और ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इसके बाद में वज्जी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मगध इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप देखिएगा काशी, वाराणसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा ये वज्जी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये वज्जी से सवाल अक्सर बनते हैं। वज्जी जिसकी 3 राजधानियाँ थी, एक तो वैशाली, एक विदेह और एक थी मिथिला। और दरभंगा मधुबनी के आसपास का क्षेत्र, ये भी कहाँ पर है? बिहार के अंदर। इसके बाद में कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ये राजधानियाँ हैं, ये सारी जो है वो क्या है? राजधानियाँ, ये राजधानियाँ हैं, राजधानी। अयोध्या एवं फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में अवंती, 7वां जो महाजनपद है वो क्या है? अवंती। इसकी पहली जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी, इसके बाद में महिष्मती को बना दिया गया, और ये मालवा मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद में अगला जो महाजनपद है वो है मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशावती, जो देवरिया उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में पांचाल, अहिच्छत्र और काम्पल्ली 2 राजधानियां थी इसकी। ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी उत्तर प्रदेश, मतलब नॉर्थ उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो माना जाता है। चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच का क्षेत्र माना जाता है। कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और ये जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, IMP है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली, ध्यान रखिएगा, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। मत्स्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार नहीं 1000 बार सवाल बना है। विराटनगर वाला क्षेत्र कौन सी? जयपुर वाला जो क्षेत्र है, जयपुर राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ से सवाल बनने की संभावना है। राजस्थान की जो सभ्यताएं देखोगे उसमें भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। कंबोज, इसकी राजधानी थी हाटक, और ये राजौरी और हाजारा, ये उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, उसका जो आसपास का जो क्षेत्र है वो माना जाएगा। ठीक है, शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, और आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। अश्मक, पोतन, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक जो विशेषता है वो क्या है? क्या है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है ना, बाकी सारे ऊपर की तरफ थे भारत के नक्शे में अगर देखोगे, लेकिन ये क्या है? दक्षिण भारत की तरफ है, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, है ना। और अंतिम जो है वो है गांधार, तक्षशिला, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी वो यहीं से हुई थी। अलेक्जेंडर सिकंदर का आक्रमण भी सबसे पहले यहीं पर हुआ था, भारत के अंदर। कहाँ पर हुआ? गांधार, तक्षशिला में।
और ध्यान में रखिएगा, ये पाकिस्तान के, वर्तमान की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान। तो हमने 16 महाजनपदों के बारे में देखने की कोशिश की। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ और उनकी जो वर्तमान अवस्थिति थी उसको हमने जानने की कोशिश की। अब हमने चूंकि हमने बताया है कि महाजनपद काल हमने बिल्कुल डाला है हेडिंग के अंदर, पर आज हमको मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में भी देखना है कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ है, क्योंकि हमको महाजनपद काल और मगध का उदय ये दोनों अध्याय 2 चैप्टर के माध्यम से 2 वीडियो में हम लोगों को समाप्त कर देने हैं। ठीक है, तो आज हम मगध साम्राज्य के उदय के बारे में भी देखेंगे और इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा हेडिंग डाल देते हैं। संक्षिप्त में समझेंगे। मगध का उत्कर्ष, ठीक है, मगध का उदय, यहां तक डाल देते हैं। और जिन जिन राजवंशों को हुआ है ब्लॉक्स के माध्यम से देखेंगे, फिर एक एक राजवंश के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे क्या है ना। है ना, तो ये मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं, अलग अलग वंशों ने शासन किया, स्टार्टिंग में कौन कौन से थे, फिर इसके बाद में कौन कौन सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के राज्य का निर्माण हुआ था। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, और मैं हालांकि ये पहले मेंशन करवा चुका हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि मगध का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कहाँ पर किया गया है? अथर्ववेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि मैं खाली ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, है ना, कि मगध का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कहाँ पर किया गया है? मगध का प्राचीनतम उल्लेख कहां पर है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के अंतर्गत इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अब आप कहोगे कि इसके अलावा कहां पर इसका उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद के अलावा ऐसे कौन कौन से ग्रंथ हैं जहां पर इसका उल्लेख किया गया है? तो ध्यान में रखना, मैं ऐसे ही बता देता हूं क्योंकि आपको ये सारे स्रोत बाद में देखने को मिलेंगे जब हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी स्रोतों के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध होगी। तो एक तो कलहण की राजतरंगिणी जहाँ से हमको मगध की जानकारी प्राप्त होती है, पतंजलि के महाभाष्य से हमको मगध की जानकारी प्राप्त होती है ना। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है विशाखदत्त द्वारा रचित, उससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है ना। इसके अलावा कालिदास के कुछ नाटक है जहाँ से हमको मगध की जानकारी प्राप्त होती है ना। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय से भी हमको मगध की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ से हमको मगध की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अथर्ववेद के अंतर्गत किया गया है। मगध में आप इधर आ जाइएगा थोड़ा सा, कि मगध में सर्वप्रथम जिस
वंश ने अपना शासन स्थापित किया था, उस वंश का नाम था बृहदत्त वंश। कौन सा वंश था? बृहदत्त वंश। ठीक है, बृहदत्त वंश। और इसका जो संस्थापक है, इधर देखिएगा, इसको अलग कलर में लिखेंगे। इसका जो संस्थापक है वो कौन है? स्वयं बृहदत्त। संस्थापक कौन है? बृहदत्त वंश। इसके अलावा समय देखिएगा, समय समय ध्यान में रखिएगा, समय इसका अज्ञात है। किसी भी इतिहासकार को, किसी भी पुरातत्वविद को, किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को इसके समय के बारे में आज तक किसी को जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद में अगला जो वंश आएगा, बृहदत्त वंश के बाद में कैसे आएगा ये भी बताऊंगा, क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या कहानी थी, इसको भी समझेंगे हम लोग। इसके बाद में जो आया उसका नाम था हर्यक वंश। क्या नाम है? हर्यक वंश। और ध्यान में रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, संस्थापक जो था वो था सामंत भट्टीय। हर्यक वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? सामंत भट्टीय। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो हम लोग इधर संस्थापक में बिंबिसार का नाम ही लिखेंगे, पर सामंत भट्टीय की क्या कहानी है इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्या कहानी थी वो। बिंबिसार, बिंबिसार। और संपूर्ण हर्यक वंश का जो समय था वो समय क्या था? तो वो समय भी आप लोग मेंशन करिएगा। समय ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। समय क्या था इसको भी मेंशन करिएगा। ये लगभग भारत में 545 ईसा पूर्व से लगा करके 412 ईसा पूर्व के बीच में इस वंश ने अपना राज्य स्थापित, अपना शासन स्थापित किया था। इसके बाद में कौन सा वंश आया? इसके बाद में हर्यक वंश के बाद में नागवंश। कौन सा वंश आया? नागवंश। और नागवंश का जो संस्थापक था, इसे शायद में लिखते हैं, संस्थापक कौन है? संस्थापक शिशुनाग। शिशुनाग, नाग के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया था? नागवंश। शिशुनाग। संस्थापक कौन है? शिशुनाग। और ध्यान में रखिएगा इसका जो समय है, समय इधर ध्यान रखिएगा, समय क्या है? टाइम स्केल। टाइम स्केल को ध्यान में रखिएगा, ये टाइम स्केल कंटिन्यूस तरीके से चलेगा, है ना। ये वंश का पतन होगा, इसके बाद में ये वंश स्थापित होगा, इस वंश का पतन होगा, इसके बाद में आने वाला वंश स्थापित होगा। तो यहाँ से ये वंश खत्म हो रहा है तो यहीं से ये शुरू होगा, है ना। तो 412 ईसा पूर्व से लगा करके लगभग 344 ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व के बीच में इसका जो समय है वो माना जाएगा साथियों। ठीक है, शिशुनाग, इसका समय माना जाएगा। ठीक है, अगला जो वंश आएगा वो कौन सा है? नागवंश के बाद में नंदवंश, है ना। नंदवंश। अब तुम्हारी पूरी स्टोरी बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो रही होगी कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य का नाम आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा साथियों, घनानंद का नाम आएगा, अलेक्जेंडर सिकंदर का नाम आएगा, सेल्यूकस निकेटर का नाम आएगा, फिलाडेल्फस का नाम आएगा, सभी बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा और कहानियां बिल्कुल रोमांचक होने वाली है अब साथियों। अब ध्यान में रखिएगा क्योंकि अब एक ऐतिहासिक साम्राज्य की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, नंदवंश का संस्थापक कौन है? ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर भी एक कहानी क्रिएट होगी, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाली क्लास में। संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। महापद्म नंद, ध्यान में रखिएगा, ये इंपोर्टेंट नाम है, महापद्म नंद। और समय ध्यान में रखिएगा, समय क्या है? तो नंदवंश का समय यहीं से शुरू होगा, लगभग 344 से 323 ईसा पूर्व के आसपास के बिफोर क्राइस्ट की जितनी भी तिथियां है, ईसा पूर्व की जितनी भी तिथियां है,
वो लगभग में चलेगी। अगर तुमको ईसा पूर्व की तिथि दिख रही है, इसका मतलब आगे तुम लगभग लगा देना, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम फिगर किसी के पास में नहीं है। किसी भी इतिहासकार या पुरातत्वविद के पास में बिफोर क्राइस्ट की जितनी भी तिथियां हैं वहां पर एग्जैक्ट टाइम फिगर नहीं है। इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों। ठीक है, तो लगभग 344 से 300 ईसा पूर्व के आसपास इसका समय माना जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आपका ऐतिहासिक प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य है ना। कौन सा? मौर्य काल। कौन सा? मौर्य काल। और संस्थापक, संस्थापक है ना, कौन है संस्थापक? वही आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका समय क्या है? तो यहीं से शुरू होगा जहां नंदवंश का पतन होगा, है ना। शिखा या चोटी नहीं बांधूंगा जब तक नंदवंश का पतन नहीं कर देता। यहीं से नंदवंश का पतन होगा। पूरी कहानी को समझेंगे उसको हमको। यहां से नंदवंश का पतन होगा और 323 से इसका टाइम शुरू होगा। तो भारत में लगभग 323 ईसा पूर्व से लगा करके 184 ईसा पूर्व तक। अब ओब्लिक करके मैं एक और डाटा लिख रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, 185, क्योंकि ध्यान में रखिएगा डॉक्टर केसी श्रीवास्तव की किताब के अनुसार इसका समय माना जाएगा 184 और एनसीईआरटी किताब के अनुसार इसका समय माना जाएगा 185। दोनों तिथियां ध्यान में रखनी है, क्योंकि ध्यान में रखना अधिकांश इतिहासकार इस तिथि का समर्थन करते हैं कि भारत में मौर्य काल का समय कब से कब तक था, 323 ईसा पूर्व से लगा करके 184 ईसा पूर्व के बीच। लेकिन एनसीईआरटी इसका डाटा बताती है 185 ईसा पूर्व के बीच में। तो दोनों ध्यान में रखने का, 1 साल का अंतर रहता है दोनों के बीच में, लेकिन ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि मैं यहाँ पर जो भी क्लास पढ़ा रहा हूँ, जितना भी डाटा इसके अंदर क्लब कर रहा हूँ या इसके अंदर मेंशन कर रहा हूँ, उसमें मैं एनसीईआरटी का फिगर साथ में लेकर के चल रहा हूँ। ऑथेंटिक किताबों का जितना भी डाटा है, जितनी भी विषय वस्तु, उसको साथ में लेकर के चल रहा हूँ। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये टाइम स्केल आपको समझ में आ गई होगी। बृहदत्त वंश संस्थापक, बृहदत्त समय क्या है इसका अज्ञात, किसी भी इतिहासकार को इसका समय पता नहीं है। हर्यक वंश, इसका संस्थापक कौन है? सामंत भट्टी है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार। समय कब से कब तक है? 545 ईसा पूर्व से लगा करके 412। नागवंश संस्थापक शिशुनाग, 412 से 344। नंदवंश संस्थापक महापद्मनंद, 344 से 323। मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और 323 से 184 185 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, ये है मगध के अंदर जो अपना राज्य या अपना वंश स्थापित करने वाले जो महत्वपूर्ण राजवंश थे, वंश थे, उनके नाम और उनका समय। और सबसे पहले था बृहदत्त वंश। तो इस बृहदत्त वंश की हम लोग कुछ चर्चा हम लोग कर देते हैं, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान में रखिएगा साथियों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। समय क्या है? बृहदत्त, क्योंकि हमको कल की क्लास में हर्यक वंश से शुरू करना है। हर्यक वंश के जितने भी महत्वपूर्ण शासक हैं, इनके बारे में हमको कल की क्लास में चर्चा शुरू करनी है। लेकिन आज हम इसके बारे में समझ लेते हैं हमको, क्योंकि हर्यक वंश तक पहुंचना है ना, क्योंकि इसके अधिकांश शासकों की हमारे पास में जानकारी उपलब्ध नहीं है। सबसे पहला था बृहदत्त, है ना। सबसे पहला कौन थे? बृहदत्त। ध्यान में रखना, बृहदत्त के कोई पुत्र नहीं था। बृहदत्त के कोई पुत्र नहीं था। एक कहानी को बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में सुनना है साथियों आपको, है ना, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे, है ना। इस बृहदत्त के इधर लिख लेते हैं, अपन नया हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहला राजा कौन है? बृहदत्त। इस बृहदत्त के कोई पुत्र नहीं है। इस बृहदत्त के कोई पुत्र नहीं था। अब पुत्र नहीं था तो राज बड़ा वंश है, साम्राज्य है इसके पास में, है ना। खाएगा कौन? उत्तराधिकारी कौन बनेगा, है ना। उत्तराधिकारी नहीं होगा तो राजा को टेंशन तो होगी भाई, है ना। तो इस बृहदत्त ने जो है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, है ना। ध्यान में रखिएगा क्या किया? एक मतलब यूं कहते हैं कि एक मतलब यज्ञ का एक
कुंड बनाया, है ना, और उस कुंड में ये अग्नि की ज्वाला उत्पन्न हो रही है, वो खुद सामने बैठा हुआ है, यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ के आयोजन में ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे तंत्र मंत्र और अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया, स्वाहा स्वाहा करते 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 बहुत लंबा समय उस यज्ञ के अंदर उसने बिताया। तो बृहदत्त के कोई पुत्र नहीं था, तो उसने यज्ञ का आयोजन किया। इस ऐसा कहते हैं कि इस यज्ञ की जो अग्नि है, यज्ञ का जो कुंड है, इससे जरा नामक राक्षसी पैदा हुई। क्या पैदा हुई? जरा नामक स्त्री या राक्षसी का हा 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 करती करती, मतलब बड़ी आवाज निकालते हुए, जैसे राक्षसी आवाज निकालती है वैसी आवाज निकालते हुए जरा नामक राक्षसी उत्पन्न हुई। और इसने बृहदत्त से पूछा कि भाई क्या हुआ, तेरे को क्या चाहिए? तो बोले कि मेरे पुत्र नहीं है और मेरे राज्य को संचालन करने के लिए, मेरे राज्य को आगे चलाने के लिए मुझे मेरे पुत्र की आवश्यकता है, तो मेरी ये ख्वाहिश आप पूरी कर दीजिए। ऐसा किसने कहा? बृहदत्त ने कहा। और किसको कहा? जरा नामक राक्षसी, जो यज्ञ के कुंड से उत्पन्न हुई थी। जरा राक्षसी ने एक सेब का फल किसको दिया? बृहदत्त को दिया। एक सेब का फल था, है ना, वो सेब का फल किसको दे दिया? बृहदत्त को दे दिया। अब बृहदत्त ने ये जो सेब का फल था, अब 2 लुगाइयां है उसकी, 2 पत्नियां थी उसकी, दो पत्नियां थी, तो अब एक को अगर सेब का फल देगा तो दूसरी नाराज हो जाएगी, और दूसरी को दिया तो वो पहले वाली नाराज हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि आधा आधा सेब के फल को काट करके आधा आधा सेब दोनों को खिला दिया। जब दोनों को खिला दिया तो अब पूरा फल था, उसको आधा आधा कर दिया, तो इंसान भी आधा आधा पैदा होगा। तो ऐसा कहते हैं कि जो पुत्र पैदा हुआ वो भी आधा आधा पैदा हुआ, मतलब शरीर का आधा हिस्सा उसके गर्भ से पैदा हुआ और शरीर का आधा। अब कहानी है, कहानी को आधार मान करके ही चलना है हमको। तो आधा हिस्सा उसके पैदा हुआ और आधा हिस्सा उसके पैदा हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे पूजा अर्चना के बाद में, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान के बाद में इसको जोड़ करके एक व्यक्ति बना गया है। ठीक है, तो जरा नामक स्त्री से पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? जरा। और जरा नामक राक्षसी के आशीर्वाद से पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? जरा। और 2 होने के कारण इसकी क्या की गई? संधि, मतलब दोनों को जोड़ा गया, फिर इसके बाद में एक प्रॉपर इंसान का रूप धारण किया गया, इसलिए क्या की गई? इसकी संधि। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? संधि। ध्यान में रखिएगा। तो बृहदत्त के बाद में बृहदत्त वंश का अगला राजा कौन बना? जरासंध। कैसे बना? तो जरा नामक स्त्री के आशीर्वाद से, जरा नामक राक्षसी के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, और इसकी संधि करके इसको एक किया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जरासंध। इस जरासंध का नाम हमको मिलता है, बार बार मिलता है, क्योंकि आप ध्यान में रखोगे कि महाभारत में एक घटना है, और इस घटना में हमको पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में हजारों बार युद्ध किया इसने, है ना। जरासंध को कोई मार नहीं सकता था, है ना, क्योंकि उसको तो जोड़ा गया था। भाई उसको काट नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, क्या है? आशीर्वाद है उसके ऊपर। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में सैकड़ों बार युद्ध किया, लगभग ऐसा कहते हैं कि 100 बार युद्ध किया, लेकिन एक भी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण उसको हरा नहीं सके, न ही उसको मार सके। ठीक है, ऐसी हमको जानकारी उपलब्ध होती है। और एक जानकारी और भी उपलब्ध होती है कि इसी जरासंध को महाभारत के पांडु पुत्र भीम के द्वारा इसको क्या किया गया था? मार दिया गया था। ऐसा कहते हैं कि अपोजिट साइड में फेंकने के लिए बोला, विपरीत दिशा में उसको फेंकने के लिए बोला, और इस जरासंध की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो इसको मारने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? पंच पांडवों में पांडु पुत्र भीम के द्वारा जरासंध की हत्या कर दी। हत्या क्या उसकी, उसको मतलब मार दिया गया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना, एक तो बृहदत्त का नाम मिलता है, एक जरासंध का नाम मिलता है, और इसके बाद में किसी भी शासक का हमारे पास में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अंतिम शासक की जानकारी हमारे पास में है, और अंतिम शासक कौन है जरा इधर ध्यान दीजिएगा। अंतिम शासक है बृहदत्त वंश का। बृहदत्त वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? रिपुजन्य। क्या नाम है इसका? अंतिम शासक कौन है? रिपुजन्य। और ध्यान में रखिएगा, इस रिपुजन्य का एक सामंत है। सामंत, मैंने कहा था सामंतवादी प्रथा, फ्यूडलिज्म सिस्टम, है ना, फ्यूडलिज्म सिस्टम लागू है देश के अंदर, है ना। तो इसका एक सामंत हुआ करता है। सामंत यानी कि सीमांत क्षेत्रों का जो सुरक्षा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? सामंत। तो इस रिपुजन्य का एक सामंत है जिसका नाम है सामंत भट्टीय।
क्या नाम है? सामंत भट्टीय। इस रिपुजन्य का एक सामंत है, उस सामंत का नाम क्या है? सामंत भट्टीय। इस सामंत भट्टीय ने रिपुजन्य की क्या कर दी? हत्या, इसको मार दिया और मगध में एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिस वंश का नाम था हर्यक वंश। कौन से वंश की स्थापना की? हर्यक वंश। ध्यान में रखिएगा, बृहदत्त वंश के बाद में, बृहदत्त के बाद में जरासंध बना, इसके बाद में किसी भी शासक की जानकारी हमारे पास में नहीं है। अंतिम शासक की जानकारी हमारे पास में है। अंतिम शासक कौन है? रिपुजन्य। रिपुजन्य का एक सामंत है जिसका नाम है सामंत भट्टीय। क्या नाम है? सामंत भट्टीय। इस सामंत भट्टीय ने रिपुजन्य की हत्या करके मगध में 545 ईसा पूर्व के आसपास एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम था हर्यक वंश। एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था हर्यक वंश। और ध्यान में रखना, सामंत भट्टीय को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाएगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाएगा? बिंबिसार को, क्योंकि इसने अपने आप को सामंतवादी प्रथा से मुक्त किया था। अपने आप को सामंतवादी प्रथा से इसने क्या किया था? मुक्त किया था। इसी वजह से बिंबिसार को हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। साथियों, आज की क्लास में हमने महाजनपद काल के बारे में देखा और मगध साम्राज्य के उदय के बारे में जो बेसिक बातें थी उसको हमने जानने का प्रयास किया। कल की क्लास में हम लोग नंद वंश के बारे, हर्यक वंश के बारे में, सभी शासकों के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद में नागवंश के शासकों के बारे में देखेंगे। इसके बाद में नंद वंश के शासकों के बारे में देखेंगे और इसके बाद में हम लोग मौर्य काल की शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास में हमने जो देखा इसे हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेंगे कि क्या क्या थी यहाँ की जानकारी है। ठीक है, महाजनपद काल, टाइम स्केल को देखा, टाइम मशीन को देखा आप लोगों ने कि नवपाषाण काल के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद में वैदिक सभ्यता और इसके बाद में महाजनपद काल। समय मैंने लिख रखा है, ये जो समय है वो सर्वमान्य समय माना जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। महाजनपद काल के उदय के कारणों को देखा तो उसमें देखा कि लोहे के उपयोग में व्यापक स्तर पर वृद्धि होने लगी, कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यों में लोहे का उपयोग बढ़ने लगा, लोहे से निर्मित हथियारों का प्रयोग होने लगा, जिससे आप कहोगे कि राज्य शक्तिशाली हुआ, राज्य की आर्थिक गतिविधियां तेज हुई, है ना, जिसके कारण महाजनपद काल को द्वितीय शहरीकरण के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? द्वितीय शहरीकरण के नाम से जाना जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने महाजनपद काल की जानकारी के स्रोतों के बारे में बात की, तो पाणिनि का अष्टाध्याय जिसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने? 22। इसके बाद में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। रचना सुधर्मा स्वामी के द्वारा की गई थी, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महंत कोसलायन के द्वारा लिखा गया था। 16 महाजनपदों की जानकारी। और इसके अलावा एक और ग्रंथ है जिसका नाम है महावस्तु, और ये क्या है? शाक्य मुनि की जीवनी। इसके बाद में मैंने 16 महाजनपद, उसकी राजधानियां और इसकी वर्तमान अवस्थिति के बारे में आपको जानकारी दी। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा मगध का उदय। मगध का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहले जिस वंश की स्थापना हुई उस वंश का नाम था बृहदत्त वंश। संस्थापक कौन है? बृहदत्त, है ना। समय इसका अज्ञात है। इसके बाद में हर्यक वंश, संस्थापक है बिंबिसार। समय इसका 545 से 412 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है। नागवंश, संस्थापक शिशुनाग, समय है इसका 412 से 344 ईसा पूर्व के आसपास। इसके बाद में नंदवंश, संस्थापक है महापद्मनंद और इसका समय है 344 से 323 ईसा पूर्व के आसपास। इसके बाद में मौर्य काल, संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य और इसका समय है 323 से 184 185 ईसा पूर्व के आसपास। सबसे पहले वंश के बारे में देखा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बृहदत्त वंश, इसका संस्थापक था बृहदत्त। इसके कोई पुत्र नहीं था तो इसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ से जरा नामक राक्षसी पैदा हुई। जरा नामक राक्षसी ने एक सेब का फल दिया। सेब के फल को इसकी 2 रानियों के द्वारा खा लिया गया, जिससे 2 पुत्र अलग अलग आधे आधे पैदा हुए, दोनों को जोड़ा गया और जरासंध नामक पुत्र का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है। जरासंध के बाद में किसी भी शासक की जानकारी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। अंतिम शासक की जानकारी हमारे पास में है और अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक है रिपुजन्य। और ध्यान में रखिएगा, इस रिपुजन्य का एक सामंत है जिसका नाम है सामंत भट्टीय। इस सामंत भट्टीय ने रिपुजन्य की हत्या कर दी थी 545 ईसा पूर्व के आसपास और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था हर्यक वंश। तो कल की क्लास में हम लोग हर्यक वंश से शुरू करेंगे और नंद वंश तक हम इसको ले जाएंगे।
ठीक है। इसके बाद में हम लोग मौर्य काल की क्या करेंगे, शुरुआत। साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला निरंतर रूप से जारी रहेगी। आप लोग कंसिस्टेंसी, रिकग्निशन और पोटेंशियल के साथ में अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, क्योंकि आप जब तक मेहनत करते रहेंगे सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। ठीक, बंद कर।